हम लोग बेसिकली जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स, और ये क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो मैंने अपने लेक्चर 1 में बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन को, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसको, और रेट ऑफ रिएक्शन के जो टाइप्स होते हैं जिसमें हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डील किया था। तो जिन बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर देखा ना हो वो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है रेट लॉ, रेट इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो बेसिकली ये हमारा सेकेंड लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का। दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है कि रेट लॉ का मतलब क्या होता है, तो इसको सबसे पहले हम एक इक्वेशनल फॉर्म से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी, AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट। तो इसी से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि रेट लॉ और रेट इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो A एंड B है, खासकर कैपिटल A एंड B, तो ये तो बेसिकली हम कह सकते हैं दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। एंड स्मॉल a and small b, they are the stoichiometric moles of A and B reactants। तो अब हमको ये क्लियर हो गया कि कैपिटल A और कैपिटल B और स्मॉल a और जो स्मॉल b है वो है क्या। तो जो सबसे पहले रेट लॉ था, इसको जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था गुल्डबर्ग एंड वेग। और ये लॉ की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि लॉ कहता क्या है। और यहाँ पर एक वर्ड आएगा एक्टिव मास, और बेसिकली जो एक्टिव मास होता है वो कुछ नहीं होती, किसी भी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जो होती है उसी को हम उसका एक्टिव मास कहते हैं। तो चलिए इसको आगे हम देखते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो रेट होता है आप सभी जानते हैं, वो उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 2 रिएक्टेंट्स लिए हैं, कैपिटल A एंड कैपिटल B। दैट मीन्स रेट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। और अगर उनके साथ स्टोकियोमेट्रिक मोल्स एसोसिएटेड हैं तो इन स्टोकियोमेट्रिक मोल्स को आप रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स की पावर पे रेस कर देंगे। तो इसी चीज़ को एक्चुअली हम रेट लॉ कहते हैं। और इसकी जो डेफिनेशनल एस्पेक्ट है वो कुछ इस तरीके से होती है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the active masses या molar concentration of reacting substances which are raised to the powers of their stoichiometric coefficients, जिसको हमने बेसिकली स्मॉल a और स्मॉल b कहा है। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो मेरे को एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं k। और ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दैट मीन्स कि जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि जब टेम्परेचर बेसिकली फिक्स्ड है तो जो रेट होता है वो मल्टीप्लायर होता है या प्रोडक्ट होता है अपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का, और उनके मोल्स को हमको बेसिकली पावर में रेस करना होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो सम ऑफ पावर्स होता है इसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं।
अब ये इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की कि जो ए और बी के कोफिशिएंट्स हैं या जो ए और बी है वो किस तरीके के रिएजेंट की कैटेगरी में आएगा। वो एक लिमिटिंग रिएजेंट की कैटेगरी में आएगा या वो एक नॉन लिमिटिंग रिएजेंट की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए, तो ये तो मैंने आपके साथ रेट लॉ डिस्कस कर दिया, और रेट लॉ जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था गुल्डबर्ग एंड दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था वेग। तो ये साइंटिस्ट थे जिनने रेट लॉ बेसिकली दिया था। देखिए, जब रेट लॉ आ गया तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन डिराइव हो गई, और इसी इक्वेशन को आप रेट इक्वेशन के नाम से बेसिकली इसका नाम देते हैं, जिसको हम रेट इक्वेशन कहते हैं। तो रेट इक्वेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of the reacting species that influence the rate of a reaction। तो ये जो मैंने यहाँ पर बात करी है, ये दो बातों को बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है कि रेट लॉ क्या है और रेट इक्वेशन क्या है। अब हमारे पास बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम बेसिकली इस k को, जिसको हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट कहते हैं, जो k यहाँ पर है इसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट होती है वो क्या क्या होती है। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट है ये किसी भी कंपटीशन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और के रेफरेंस में ही हम आगे जाके ये निकालते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर और जो थर्ड या फोर्थ ऑर्डर रिस्पेक्टिव जो भी ऑर्डर आ रहा है उसका जो के की यूनिट होगी वो क्या होगी। तो अब हम यहाँ पे जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखते हैं कि हमारे पास जो पहली कैरेक्टरिस्टिक रेट कांस्टेंट की आ रही है वो है क्या, कि किसी भी रिएक्शन के लिए देखिए एट अ गिवन टेम्परेचर द यूनिट ऑफ के इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जो पहली चीज यहां पर आ रही है, फॉर अ गिवन रिएक्शन के या रेट कांस्टेंट has a constant value at कैसे टेम्परेचर? at a given temperature, at a given temperature। आगे जाके आपको इस चीज के बारे में आर्हीनियस इक्वेशन में पता चलेगा कि जो रेट कांस्टेंट है उसका इफेक्ट टेम्परेचर पर कैसे होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेट कांस्टेंट भी बढ़ता जाएगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ने का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई जिसको हम रेट कांस्टेंट की बात कहते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे सेकंड चीज़ जो होती है वो ये होती है बच्चों कि जो वैल्यू ऑफ के है या रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस with increase in temperature। ये मैंने आपको बताया है, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और रेट कांस्टेंट जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम बात करते हैं बेसिकली किस चीज़ की, जैसे जैसे हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की। तो देखिए इसका जो आर्हीनियस इक्वेशन का की जो इक्वेशन होती है, जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि के को बढ़ाएंगे तो आपका जो रेट है वो ये इंक्रीज कर जाएगा, तो वो इस तरीके से दिया जाता है। ये जो मेरी आर्हीनियस इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे
तो जो फाइनल एक्सप्रेशन इसका बनता है फॉर टू टेम्परेचर्स, तो आप देखेंगे कि log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये बेसिकली दो एक्सप्रेशंस ऐसे आ जाएंगे हमारे पास, जिससे हमें ये प्रूव हो जाएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करेगा कब, जब K की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और K की वैल्यू कब इंक्रीज करेगी, जब बेसिकली टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये होता क्या, जब कभी भी आपने एक टेम्परेचर सेट किया, मान लीजिए आपने एक टेम्परेचर सेट करा T डिग्री सेंटीग्रेड, जब उस T डिग्री सेंटीग्रेड से आप टेम्परेचर का 10 डिग्री राइज करते हैं, तो जो 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम द इनिशियल, मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन T डिग्री सेंटीग्रेड का जो बच्चों रेशियो होता है, इसे हम एक्चुअली टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बेसिकली डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो हमेशा और हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दो इक्वेशंस ये मैंने आपको बताई, ये जो है हमारे पास बच्चों, इसी को हम आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये उसका ही एक सॉल्व्ड फॉर्म है। जब जो टेम्परेचर्स दिए जाएं, T1 के करस्पॉन्डिंग K1 होगा और T2 के करस्पॉन्डिंग K2 होगा। और ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट कि कैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो अब तक हमने ये देखा है कि दो चीज़ें बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ ली कि जो हमारे पास जो K है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो दूसरी बात है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो K की वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाएगी। अब हम यहाँ पे थर्ड चीज़ की बात करें, और थर्ड चीज कहती है कि जो वैल्यू ऑफ K होती है या रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट्स। does not depend on initial concentration of reactants। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहीं से निकल कर आती है कि जितना ज़्यादा तेज रिएक्शन का रेट होगा K की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन higher is the value of K। Faster the rate of reaction, higher is the value of K। ये आपके लिए एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो यूनिट ऑफ K है बच्चों, यूनिट ऑफ K, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की नहीं, ये यूनिट की बात कर रहा हूँ कि यूनिट ऑफ K डिपेंड्स अपॉन तीन बातें होती हैं जिस पर जो यूनिट ऑफ K डिपेंड करती है। पहला जो होता है टाइम होता है, दूसरा पहला जो होता है वो टाइम होता है,
दूसरा जो है बच्चों वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, और जो तीसरी बात है वो है कंसंट्रेशन। तो ये चीज़ का कोरिलेशन मुझे कैसे मिलेगा, इसको चलिए देखते हैं कि जब कभी भी आप यूनिट ऑफ के निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, कंसंट्रेशन 1 माइनस n एंड दिस इज टाइम इनवर्स। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ k। जब आप k की यूनिट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है, और देखिए इसी चीज़ का यहाँ पे हमने बेसिकली कोरिलेशन देखा है। जो यहाँ पे n है ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये देखिए t टाइम है, और ये जो है कंसंट्रेशन है। यही वो तीन फैक्टर्स हैं जिस पर एक्चुअली जो यूनिट ऑफ k है वो डिपेंड कर रही है। तो अब अगर आप इन पांचों पॉइंट्स को कोरिलेट कर दें और फिफ्थ पॉइंट को छोड़ दें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंस सिर्फ जिस पॉइंट का आ रही है वो है पॉइंट नंबर 2। देखिए पॉइंट नंबर 2 से ही हर चीज़ कोरिलेट हो रही है। K एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। आपने फास्टर द रिएक्शन K की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो एक कोरिलेशन है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा K की वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ पर बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं उसमें जो यूनिट ऑफ K है उसको यहाँ पर निकालना सीखते हैं। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर कौन से ऑर्डर के लिए जो K की यूनिट होगी वो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर अब इस चीज़ की बात करते हैं। बेटा ख़त्म होने वाला है बस, ठीक है। तो इस चीज़ की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो जो हमारे पास यूनिट ऑफ K निकालने का फॉर्मूला आता है, तो जो यूनिट ऑफ K निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है कंसंट्रेशन 1 माइनस n टाइम इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे जो n है वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए ये है ऑर्डर, और ऑर्डर को हम लिख रहे हैं n, तो सपोज हमारे पास यहाँ n की वैल्यू 0 है, तो जो यहाँ पे यूनिट ऑफ K होगी, यूनिट ऑफ K होगी वो क्या हो जाएगी, आप यहाँ n की जगह 0 रख दीजिए, तो आपके पास जो ये चीज़ आएगी वो आएगी कंसंट्रेशन 1 माइनस 0, टाइम को आप सेकेंड्स में ले लीजिए तो ये सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करें तो देखिए कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है मोल्स लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। दैट मीन्स कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जो है वो फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की K की यूनिट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे 12th के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही कोर्स में होता है, लेकिन क्योंकि एक जनरल कॉन्सेप्ट है तो इसमें आपसे वो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर कुछ भी हो उसमें यूनिट ऑफ K को निकालने को दे सकता है। तो ये तो हमारे पास बच्चों पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 हो जाती है तब देखते हैं ये यूनिट ऑफ K कैसे आती है। आप यहाँ पे लिखिए कंसंट्रेशन 1 माइनस 1 एंड दिस इज सेकेंड इनवर्स। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो K की यूनिट आएगी वो सेकेंड इनवर्स आएगी। तो ये हमारे पास देखिए यूनिट ऑफ K यहाँ पर किसके लिए आ गई, सॉरी 0 नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऐसे ही अगर आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू ये 2 हो जाएगी, और ये देखिए ये कंसंट्रेशन 1 माइनस
2 आ जाएगी या सेकेंड इनवर्स। तो आप इसको कंसंट्रेशन 1 माइनस को आप 1 अपॉन कंसंट्रेशन सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास देखिए क्या है कि ये कंसंट्रेशन की जगह आप मोल्स पर लीटर लिख दीजिए। तो इसमें आप ये देखिए जब आपने मोल्स पर लीटर लिखा तो ये लीटर ऊपर चला गया और ये आया आपके पास सेकेंड इनवर्स, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। तो कई बार क्वेश्चंस उल्टे भी पूछे जाते हैं कि आपको ये यूनिट दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। कॉम्पिटिटिव विंडो के लिए ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो कम से कम हमें इसमें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक ये चीज़ निकालनी आनी चाहिए। तो देखिए ये इसी फॉर्म में चलेगा, ये कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगा, ये देखिए माइनस हो जाएगा और ये आपके पास आया 1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर या सेकेंड इनवर्स। तो इसकी हमारे पास देखिए मोल पर लीटर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा मोल की पावर -2 लीटर का स्क्वायर और देखिए सेकेंड की पावर -1। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें हमने ये देखा कि के की यूनिट हम कैसे निकालेंगे। और दो तरीके से क्वेश्चन में आई रिपीट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ऑर्डर देके आपको अलग अलग ऑर्डर्स के लिए के की यूनिट निकाल सकता है वो, या के की यूनिट देके आपसे वो ऑर्डर पूछ सकता है। तो अभी हमने जो टॉपिक सेकंड कंप्लीट किया है उसमें बेसिकली हमने ये देखा है कि हमने रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ के एक्सप्रेशन को हम कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो के की हैं हमने वो पढ़ी है, के की यूनिट कैसे निकालते हैं उसका हमने एक फॉर्मूला सीखा है, और अलग अलग ऑर्डर्स के लिए जो यूनिट ऑफ के होगी वो क्या होगी। तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया।